अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें इस दुआ के साथ। ए रब जो तमाम जहानों का खालिक है, अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे। बेशक तू बड़ा रहम करने वाला और मेहरबान है। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद सबसे पहले बात करेंगे खेल और खिलाड़ियों की। आपको बताएं कि स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर उमर अकमल को बड़ा रिलीफ मिल गया। सजा 3 साल से कम करके 1.5 साल कर दी गई। अब वो 19 अगस्त 2021 के बाद से खेलने के लिए अहल होंगे। He's on the charge again. It's not a bad looking stroke. स्पॉट फिक्सिंग केस 3 साल की सजा 1.5 साल कर दी गई। Style to finish things off, Akmal. स्पॉट फिक्सिंग केस में 3 साल पाबंदी के खिलाफ टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल की अपील का महफूज फैसला सुना दिया गया। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने दोनों फरीकैन को आगाह किया। उमर अकमल की सजा में 1.5 साल कमी कर दी गई है। वो 19 अगस्त 2021 के बाद से खेलने के अहल होंगे। उमर अकमल ने PSL 2020 के आगाज से कबल मशकूक लोगों से मुलाकात की थी, जिस पर उन्हें 20 फरवरी को मुअत्तल किया गया था। स्टार बल्लेबाज को PCB के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने 3 साल पाबंदी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर उमर अकमल का स्पॉट फिक्सिंग की सजा में कमी पर कहना है कि जजेस का शुक्रगुजार हूं, लेकिन सजा मजीद कम कराने की कोशिश करूंगा। 3 साल से 1.5 साल कर दी और मैं जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना मेरे वकीलों को, और इंशाल्लाह ताला अभी डिसाइड करेंगे कि ये जो सज़ा हुई है इसको और कम करवाने की कोशिश करेंगे। आगे जाके अपील करने की अभी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। और इंशाल्लाह जो मेरे वकील और मेरी फैमिली मुझे एडवाइस करेगी वो उसको स्टेप लेके फिर मैं इंशाल्लाह अगला स्टेप लूंगा। इससे पहले भी बहुत से प्लेयरों ने गलतियां की, उनको क्या सजा मिली और मुझे क्या सजा मिली है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज फौज ने जिला राजौरी में नाम निहार सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। दोनों नौजवानों को जिला राजौरी में शहीद किया गया। नाम निहार सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग, एक नौजवान जख्मी भी हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम कम न हुए। काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक दोनों नौजवानों को जिला राजौरी के इलाके में नाम निहार सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। काबिज फौज की फायरिंग से एक कश्मीरी नौजवान जख्मी भी हुआ। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला बारामूला के इलाके सोपोर में भी भारतीय फौज ने घेरे में लिया। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर घर तलाशी ली गई। भारतीय फौज ने मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर रखा है। कोरोना की वबा के दौरान भी कश्मीरियों को तिब्बी सहूलतें मुयस्सर नहीं। नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक भी पामाल कर रहा है। कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मजालिम आलमी रहनुमाओं का जमीर झंझोड़ रहे हैं। कश्मीर का एक ही मुतालिबा है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बात पे मजबूर करें कि जी हम FATF में जो कि मुल्क के लिए जो कि एक रिक्वायरमेंट है उसको करने के लिए हम इनको NRO दे दें, ऐसा होने नहीं वाला। बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है, तो उस पर तो हम वो नहीं करेंगे। और अगर ये इसमें APC करना चाहते हैं तो ये बुनियादी तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं अपोजिशन कि उनका मकसद है सिर्फ अपने जो लीडर्स हैं उनकी मफादात को प्रोटेक्ट करना। मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, इदारों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, जिसमें कि थोड़ी दिनों बाद ईद के बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। नहीं, आप इनसे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे APC से पहले? देखिए होने देंगे जरूर। एक सवाल ये है, नहीं देखिए APC तो वो अपनी करते रहे, वो तो बुनियादी तौर पे इकट्ठ है उन लोगों का जो कि नंबर 1 सियासी तौर पे बेरोजगार हो चुके हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका अगर एजेंडा यही है जिसको मैंने कहा, उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि किस तरह से अपनी जो उन्होंने जो अपनी हुकूमतों में जिस तरह की उन्होंने हरकतें की थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल वो यूज़ कर रहे हैं। तो इखलाकी उनमें ना कुव्वत है और ना अवाम उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए उनकी जो APC है उसमें से हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर नेगोशिएशन होगी तो वो हमारे बुनियादी नज़रिए पे होगी।
یہ نہیں ہے کہ وہ 11 جس طرح کے جتنے مجرم ہیں وہ کہیں کہ جی جیلوں کو بند کر دیں، یہ تو اسی طرح کی بات ہوئی. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو دیکھیں، یہ ملک بہت ہی اس نے نقصان اٹھا لیا ہے. یہ ماضی کی حکومتوں میں سیاسی فائدے پہنچانے کے لیے انہوں نے ملک کے فائدوں کو قربان کیا ہے. ہماری حکومت یہ کام نہیں کر سکتی اور نہ کرے گی. ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، مذہبی اور سیاسی رہنما فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی پیدا کریں. دوستی کا جواب گولی سے پاکستان میں بیمار افغان فوجی کے علاج کے جواب میں افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کا لانس نائک شہید ہو گیا. افغانستان کی سرزمین ایک بار پھر استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف. اس مرتبہ افغان حکومت نے صلاح دیا پاک فوج کو ایک بیمار افغان فوجی کے کامیاب علاج کا. مسلح فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک افغان سرحد پر باجوڑ میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر افغانستان سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے لانس نائک سمیع اللہ شہید ہو گئے. چند روز قبل افغانستان کی جانب سے پاکستان سے افغان فوجی کے علاج معاوضے کی درخواست کی گئی تھی، جسے پاکستان نے قبول کیا تھا. گزشتہ روز افغانی فوجی کو علاج معاوضہ کے بعد افغانی حکام کے حوالے کیا گیا تھا، جس کے جواب میں پاک فوج کے جانباز کو شہید کیا گیا. چند روز قبل بھی باجوڑ پر افغانستان کی سرحد سے فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 3 شہری شہید اور 7 زخمی ہوئے تھے. ماضی میں بھی افغانستان کی سرحد سے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر فائرنگ کی جاتی رہی ہے، جس کے نتیجے میں بھاری جانی و مالی نقصان ہوا. افغان سرحد سے پاک فوج کی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. بھارت کی گود میں بیٹھے افغان حکمران اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال نہ روک سکے. پاکستان کی دشمنی میں اخلاقیات اور اقدار بھول بیٹھے. پاک فوج کے ہر اچھے اقدام کا جواب دہشت گردی سے ملتا ہے. احسان فراموشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. افغانستان بھی بھارت کی طرح منہ میں رام رام اور بغل میں چھری کی پالیسی پر گامزن ہے. کون سا ایسا کٹھن وقت ہے جس میں پاکستان نے افغان حکومت اور عوام کی مدد نہ کی ہو؟ لاکھوں افغان مہاجرین کی 4 دہائیوں سے پرورش ہو یا تعمیر و ترقی میں حصہ ہو، امن و امان کی کوششیں ہوں، لیکن را کی اعلی کار افغان حکومت اس کا صلہ وطن دشمنی کی صورت میں دیتی ہے. پاکستانی عوام یہ سوال کرنے میں حق بجانب میں ہے کہ کیا یہ صلہ ہے ہماری مہمان نوازی اور برسوں کی قربانی کا؟ شرارت اور سازش افغانستان کی سرشت میں شامل ہے. افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کا جواب جس احسان فراموشی سے دیا، اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغانستان جس پلیٹ میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے. امریکہ اور بھارت کی جانب سے ملنے والی امداد اور معاونت کے نشے میں اس قدر مگن ہے کہ وہ بارڈر پار سے مغربی سرحد کے قریبی دیہات پر حملے کرنے سے نہیں چوکتا. پاک فوج پر حملے بھی معمول بن چکے ہیں. پاکستان کے عسکری حکام نے ہمیشہ حالات کی بہتری کے لیے اقدامات کیے، لیکن افغان حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی. افغانستان کے دوروں کے دوران صدر اشرف غنی کو دورے کی دعوت دی. اشرف غنی نے پاکستان کا تو دورہ خیر کیا کرنا تھا، الٹا اس کی فورسز نے چمن بارڈر سے ملحقہ دیہات میں مردم شماری ٹیم پر حملہ کر کے ٹیم کے اراکین اور قریبی دیہات کے معصوم شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا. اسی طرح افغان سرزمین سے حملوں میں متعدد اہلکار شہید ہو چکے ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نکاسی آب کا نظام متاثر ہونے کے کیس میں صوبائی حکومت اور بلدیاتی اداروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی ڈوب گیا، کسی کو احساس نہیں، لوگوں کے گھر اور سامان سب تباہ ہو گیا، ہر ادارہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتا ہے. انہوں نے کہا کہ کچرے کی وجہ سے برسات میں کراچی ڈوب گیا. کراچی کا ڈوبنا بڑا المیہ ہے، لوگ گھروں سے اپنے بچوں کو نہیں نکال پا رہے. کراچی میں برساتی نالوں کی صفائی تاحال نہ ہو سکی، نالوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے عطا حسین KBR نالے پر موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں. جی عطا. جی دیکھیں، بالکل 2 روز قبل کراچی میں ہونے والی بارشوں نے جو ہے شہر کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا. شہر کی ہر گلی محلہ ہر سڑک جو ہے اہم شاہراہیں جو ہیں پانی میں ڈوب گئی تھیں، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات پیش آئی تھیں. ان سب صورتحال کی وجہ صرف برساتی نالوں کی بروقت صفائی نہ ہونا تھا. شہر میں اس وقت بڑے جو ہیں وہ 38 نالے ہیں جس کی اب تک جو ہے وہ صفائی نہیں کی گئی، اور اگر جہاں پہ صاف نالوں کی صفائی کی جا رہی ہے تو وہاں پہ انتہائی سست روی کا شکار ہے صفائی، کیونکہ جہاں پہ 3 سے 4
4 हैवी मशीनरी लग के जो है नालों की सफाई की जानी थी, वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 मशीनरी लगा के जो है नालों की सफाई की जा रही है। इस वक्त मैं KBR के नाले पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन असगर आपको दिखाए इस नाले की सूरत हाल, तो इस नाले में कचरे के अंबार लगे हुए हैं और इस नाले के एतराफ में काफ़ी बड़ी आबादी है। जो ये नाला जो है 2 रोज़ कबल भी जो बारिशें हुई थी, ओवरफ्लो होने के बाद जो है इस नाले का जो पानी है लोगों के घरों में दाखिल हो गया था। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस नाले में जो ये कचरे का अंबार लगा है, इससे ताफुन भी फैल रहा है और जो है इस ताफुन से जो है मजीद जो है वो बीमारियां फैलने का भी खदशा है। नालों की सफाई के लिए हर साल जो है एक मुहिम चलाई जाती है, एक ड्रामा किया जाता है, लेकिन उसकी सफाई नहीं होती है। फंड्स भी रिलीज़ किए जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए बरवक्त फंड्स भी रिलीज़ कर दिए जाते हैं ताकि नालों की बरवक्त सफाई की जाए, लेकिन बल्दियाती इदारे जो हैं वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं, उनको कोई एहसास नहीं होता। जिसका जो ये बल्दियाती इदारों की जो नाअहली है और गैर संजीदगी जो है, इसका जो ये खुमियाजा है आवाम को भुगतना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। सफर हज का आगाज हो गया। आज़मीन के काफिले मक्का से मिना पहुंच गए। मैदान अरफात से हज का खुतबा अल्लामा अब्दुल्ला बिन सुलेमान मिना देंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलेमान ने मंजूरी दे दी। उर्दू समेत 10 जबानों में खुतबे का तर्जमा भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात के साथ मनासिक हज का आगाज हो गया। आज़मीन हज ने करंटीना खत्म करके एहराम की हालत में तवाफ किया। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने फराइज़ हज की सआदत हासिल करने वाले खुश नसीबों को मक्का मुकरमा के होटल से मिना मुंतकिल किया गया। आज़मीन हज का कारवां सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों और तमाम मुतालिका इदारों के नुमाइंदा एहलकारों के हसार में मक्का से मिना मुंतकिल हुआ। हज करने वालों की बसें 50% गुंजाइश के साथ ही इस्तेमाल की गयी। आज़मीन ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद की। आज़मीन हज बुध 8 ज़िलहज्जा को ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे और जुमेरात को 9 ज़िलहज्जा को फजर की नमाज अदा करके हज का रुकन आज़म वकूफ अदा करने के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे। यौम अरफा के लिए मस्जिद नमरा में भी आज़मीन के लिए मखसूस निशान लगा दिए गए हैं। इस साल फरीज़ा हज अदा करने वालों का ताल्लुक 160 मुल्कों से है। 70% गैर मुल्की दुनिया इस्लाम के तमाम इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बतों और कुर्बानियों की तजदीद का मौसम हज एक बार फिर अपनी वारफतगियों के साथ लाखों आशिकों और मोहब्बत के प्यासों को सैराब करने आ गया है। हज अल्लाह की मोहब्बत का ऐसा करिश्मा है कि उसने खुद लामकान होते हुए ज़मान और मकान के असीर बंदू के लिए मक्का की गैर आबाद वादी में मामूली सादा सी इमारत को अपना घर कहकर अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए आशिकों के जज्बा मोहब्बत की तस्कीन का समान किया, जो वफाए मोहब्बत के हर इम्तिहान में सरखुरी की कामिल तरीन तस्वीर था। इस्लाम में हज के आगाज की तारीख इंतहाई कदीम है। इस्लामी रवायात के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कदीम मक्का के सहरा में खुराक और पानी के साथ तन्हा छोड़ दिया था। मक्का उस वक्त एक वीरान जगह थी। पानी की तलाश में बीबी हाजरा ने सफा और मरवा के 2 पहाड़ों के दरमियान 7 बार दौड़कर चक्कर लगाया। आखिरी चक्कर में इस्माइल को जमीन पर एड़ी रगड़ते और उसके नीचे पानी का चश्मा निकलते देखा। पानी की मौजूदगी की वजह से कबाइल ने मक्का में आबाद होना शुरू कर दिया। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर एक घर की बुनियाद डाली, जो अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक काबा है। काबे के मशरकी कोने में हजरे अस्वद को रखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही आई, जिसमें अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि जाओ और लोगों को हज के लिए बुलाओ। आज से 4500 वर्ष पहले हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से जबले अरफात पर खड़े होकर ये मुनादी की कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर की तरफ आओ। जमीन के हर गोशे से आओ, नजदीक से आओ, दूर से आओ, पैदल आओ या सवारियों पर आओ, हज के लिए आओ और हर साल आओ। इसके जवाब में हरम पाक का हर मुसाफिर बुलंद आवाज से कहता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हो गया हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हो गया हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। सारी हम्द सना तेरे लिए है, सारी नेमतें तेरी तरफ से है, ये मुल्क सारा तेरा है और किसी चीज में तेरा कोई शरीक नहीं।
खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देने के लिए इत्तेहाद उम्मत सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें मजहबी और अदबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शेखुपुरा और कसूर में मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस के ज़ेरे एहतमाम इत्तेहाद उम्मत के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देने के साथ साथ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करना था। सेमिनार में अहम मजहबी और अदबी शख्सियात ने खिताब किया। सेमिनार में मौजूद शुरका का कहना था कि इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। शुरका का कहना था कि पैगाम पाकिस्तान एक ताकतवर पैगाम है, जिसके जरिए दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और नफरत को अमन के माहौल, भाईचारे और मोहब्बत में बदल सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम एक्ट से फ़िरक़ावारियत का खात्मा और काबिल एतराज़ मवाद की अशायत को रोकना। ईरान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 14 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। ईरान ने हमसायगी का हक अदा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर ईरान ने ईद उल अज़हा के मौके पर 14 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा ईरान के दौरान ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात में पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई की दरख्वास्त की थी। अब ईरान ने इस दरख्वास्त पर अमल करते हुए ईद के मौके पर पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। ईरान से पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई की खबर पाकिस्तान में ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अल हुसैनी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर दी। पाकिस्तान और ईरान ने कैदियों के रिहाई और तबादले के लिए एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए हुए हैं। गुजरांवाला के ताजिर स्मार्ट लॉकडाउन पर 2 धड़ों में तकसीम हो गए। वहीं जिला इंतजामिया की रेट भी मजाक बनकर रह गई। कहीं बाजार खुले हैं तो कहीं बंद हैं। बाजारों की सूरत हाल बता रहे हैं शहजाद रफी। जी शहजाद जी, ऐसा है कि आज गुजरांवाला में लॉकडाउन की सूरत हाल कल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कल जो बाजार खुले थे, जैसे बाजार कसाबा वाला, गली दस्तगीर वाली, हाजीपुरा बाजार, सैयद नगरी बाजार, आज वो बाजार जो है वो तकरीबन बंद है। जबकि गुजरांवाला का जो सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है जिना बाजार, आज वो खुला है, जबकि कल ये जिना बाजार बंद था। इस तरह गुजरांवाला की जो ताजरों के हवाले से सूरत हाल ये है कि गुजरांवाला के ताजर जो है वो 2 दड़ों में तकसीम है। कुछ ताजर जो है उन्होंने इंतजामिया के साथ ये वादा किया है कि वो अपने कारोबार नहीं खोलेंगे, जबकि कुछ इख्तिजाजन जो है वो अपना कारोबार खोले हुए हैं। आज जो मुख्तलिफ शहर के बाजारों में हमने देखा है कि दुकानदारों ने दुकानें तो खो रखी हैं मगर उनके शटर नीचे हैं। जब भी कोई गाहक आता है तो वो दुकान के अंदर लेके जाकर शटर को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया की जो रेट है वो एक मजाक बन चुकी है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा था कि कुछ दुकानें जो हैं वो बाजार जो है वो मुकम्मल तौर पर खुले थे। इंतजामिया उन बाजारों को बंद करवाने में नाकाम थी। आज कल जो बाजार बंद थे आज वो भी खुल चुके हैं और इंतजामिया जो है उसकी कहीं रिट नहीं नजर आती। ज़राए ज़िला इंतजामिया का कहना है कि आज इंतजामिया की पूरी रिट जो है वो कायम की जाएगी। पुलिस और रेंजर के दस्ते यहाँ पर तैनात किए जाएंगे और ये कारोबार जो है वो इस हवाले से बंद करवाया जाएगा ताकि लोग कोरोना के जो फैलाव है उससे महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया शहजाद रफीक। चीनी की कीमत में इजाफा जारी है। होलसेल में 50 किलो का थैला 4300 से बढ़कर 4500 का हो गया, जबकि परचून में चीनी 95 से 97 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। मजीद जानेंगे सोहेल राजा से। जी सोहेल। बिल्कुल, अगर हम बात करें चीनी की तो चीनी जो है मार्केट में शॉर्ट भी और कीमतें भी चीनी की जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत जो है 90 रुपये किलो तक पहुंच चुकी हैं और जबकि परचून पर जो है चीनी वो 96 से 97 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। अगर हम बात करें रावलपिंडी शहर की तो रावलपिंडी शहर में जो राजा बाजार में होलसेल मार्केटें हैं चीनी की, चीनी जो है वो 90 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। मुसलसल इजाफा हो रहा है। परचून के जो ताजिर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चीनी के साथ दालों की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। दाल चना 140 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि दाल मसूर 140 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इससे पहले यही दाल जो है वो 110 रुपये में किलो में फ़रोख्त होती थी। ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। जी आप बताइएगा सर, चीनी की कीमत में 2 हफ्तों के दौरान रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठे पर खुदा की लानत है। रोज़ बरोज़ दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है। कोई किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है। आज कोई चीज़ अगर 100 रुपये अगले दिन 110 हुई भी होती है, उसके अगले दिन 120 हुई भी होती है। 40-50 रुपये किलो 2-4 दिनों के अंदर बढ़ जाता है। जिस तरह ये महंगाई करते हैं इस तरह गरीब लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाएं। चीनी का क्या वजह है? चीनी के ऊपर हुकूमत क्यों नहीं एक्शन ले रही, क्या वजह है? चीनी जो है सारे चीनी के जितने अरकान हैं वो सब असम्बलियों में बैठे हुए हैं इनके इत्तेहादी बनकर। जिस वक्त इन्होंने चीनी के ऊपर
एक्शन ले लिया तो ये समझो कि इन्होंने अपनी हुकूमत के साथ दगा कर लिया। सुना ताजिर का यही कहना है कि हुकूमत के अंदर जो है एक माफिया बैठा हुआ है, जो चीनी चोर बैठे हुए हैं, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही बल्कि ब्लैक मेल हो रही है, क्योंकि चीनी की कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और चीनी होलसेल मार्केट में 90 रुपये जबकि परचून में 97 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि आज से अगर एक हफ्ता पहले की बात करें तो चीनी का रेट 80 रुपये फी किलो था। अब हुकूमत जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही और जहांगीर तरीन जो चीनी चोर हैं उनको जो है बाहर भिजवा दिया गया, लेकिन हुकूमत एक वादे करती थी कि जो है चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और चीनी हुकूमत महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सुहेल राजा अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी तक के लिए इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए सच।